हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया था कि मैंने आरआरबी के दो पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस का पीओ एंड क्लर्क का पेपर क्रैक किया था। एंड फाइनली मेरा बैंक ऑफ इंडिया पीओ में जिसमें मैंने सोचा था कि मैं ज्वाइन करूँगी उसका डीवीएक्स हो चुका है। एंड मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ अपना डीवी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस विद दिस। जो हम लोगों को डीवी का मेल रिसीव हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई को। एंड हमें डीवी के लिए बुलाया गया था 17 जुलाई को। बाय द वे गाइस, मैं न्यू दिल्ली जोन से हूँ एंड मेरा मेडिकल जोन भी न्यू दिल्ली में ही आया था। हमें जो बैंक ऑफ इंडिया का कन्नॉट प्लेस में पीवीआर प्लाजा के पास जो जोनल ऑफिस है, हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना था 17 जुलाई को। एज यू कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिन दिए गए थे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सो गाइस, इसीलिए आप लोग अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से ही रेडी रखना। तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हमें मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। मेरे को क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से ही पता था तो मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनवा लिए थे, तो मुझे टाइम का इशू नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने पहले से नहीं बनाया, जैसे इन्होंने हमें सिर्फ 4 to 5 डेज दिए, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसी के आफ्टर 15-20 डेज बाद आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में लग जाएं। तो जो हमें 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स बोले गए थे वहाँ हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये जो 3 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं या तो हम लास्ट अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, जैसे कि आपने जो भी कॉलेज वगैरह अटेंड किया होगा। तो मैं अपने कॉलेज से मेरा जो मैंने 2019 में ग्रेजुएशन क्वालिफाई करा था, क्लियर करा था, तो मेरे पास जो करेक्टर सर्टिफिकेट था वो भी 2019 का है। एंड सम पीपल सेड कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज वाला 1 ईयर तक के लिए ही वैलिड होता है एंड सम सेज कि वो वैलिड हो जाएगा। तो फॉर अ सेफर साइड मैंने कॉलेज जाके दोबारा से उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ वहाँ पे बोला जा रहा है तो करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। तो उन्होंने मेरा दोबारा से आज की डेट के अकॉर्डिंगली एक करेक्टर सर्टिफिकेट मुझे बना के दे दिया था। तो आप लोग भी एक बार, अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार एचआर को कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। मैंने भी एचआर को कॉल किया था तो दे सजेस्ट कि आप कोई भी 3 ला सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं। तो मैंने बनवा लिया था कॉलेज से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसके अलावा कॉलेज के अलावा आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से, या फिर अगर आपका कोई नोन टू में बैंक में जॉब कर रहा है आप उनसे, या फिर आपका कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या पास्ट एम्प्लॉयर जहाँ आपने पहले अगर जॉब करी हुई है, या कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन हो जो कि आपका डायरेक्ट रिलेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप उन लोगों से करेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो। तो मैं एक अपने मैं 3 हमें मंगाए थे, मैं 4 ले गई थी ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं एक तो कॉलेज का ही ले गई थी जो मैंने री इशू करके बनवाया था। इसके अलावा मैंने 2 गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाए थे एंड एक जो था वो मैंने जो काउंसलर होता है उनसे कराए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एमपी एमएलए से भी करवा सकते हो, बट वो आपके डायरेक्टली रिलेटिव वगैरह नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि एनी रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो वो एमपी एमएलए भी उसमें आ जाते हैं। ये एक बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग अगर पहले से बनवा के रख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गेस्टेड ऑफिसर का ही बनवा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ बैंक्स जो होते हैं वो उनमें गेस्टेड ऑफिसर के अलावा और कोई अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लर्क के लिए आया था पंजाब एंड सिंध बैंक से डीवी का मेल, तो उनमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए एंड दोनों गेस्टेड ऑफिसर के होने चाहिए या फिर बैंक में जो एजीएम की रैंक से ऊपर का हो। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पहले से बनवा रहे हो ना तो आप गेस्टेड ऑफिसर का ही बनवा के रख लो, क्या पता आपके बैंक ने कुछ और डिमांड कर ली इस वजह से।
इसके अलावा आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी कॉलेज की डिग्री है तो वो, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेमेस्टर वाइज, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसकी मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड क्योंकि वहाँ पे मेंशन होता है कंप्यूटर के लिए, तो अगर आपने एडमिट कार्ड के टाइम पे अगर कोई डिप्लोमा या कुछ मेंशन करा था कंप्यूटर का, तो आपको वो भी वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए भी अपना लेके जाइएगा ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज। वैसे तो एक ही एक फोटोकॉपीज ली थी, लेकिन आप 2 या 3 रखें अपने पास। मैंने भी 2-3 करवा ली थी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकूँ। इसके अलावा मैं जनरल से हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई ओबीसी, एससी, एसटी वाला हो या ईडब्ल्यूएस का हो, तो उनको वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। एंड सर्टिफिकेट के लिए ऑलरेडी उनको एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्टेड हो। एंड सेकेंडली वहाँ पे डेट मेंशन थी कि इसी डेट में इशूड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। इसके अलावा जब आपने आईबीपीएस का के लिए अप्लाई करा था, तो उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, तो आपको उसका प्रिंट आउट भी चाहिए होता है। तो कई लोगों ने प्रिंट नहीं करा होता है, तो जो आईबीपीएस है वो दोबारा से जो लिंक है वो ओपन कर देता है कि आप अभी जाके डाउनलोड कर सकते हो उसमें से। अदरवाइज़ हम आप लोग पहले भी डाउनलोड करके रखते हैं कई लोग तो। इसके अलावा अगर आप कहीं पे पहले जॉब कर रहे थे, या फिर जैसे अभी अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे थे बेसिकली, तो आपको वहाँ से डिक्लेरेशन लेकर आनी होती है, एनओसी वगैरह लेना होता है यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से पहले, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए होंगे। तो जब हम वहाँ पे गए थे, हम लोगों को रिपोर्ट करने के लिए हमें 10:30 का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, तो हम 10:30 तक पहुँच गए थे। जब मैं गई थी तो आई वॉज द सेकेंड कैंडिडेट देयर। एंड हमें फिर जब हमें आधे घंटे तो हम वहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे, जब मोस्टली कैंडिडेट्स आ गए थे उसके बाद हम लोगों का सबसे पहले आयरिस और रोल नंबर वगैरह चेक किया गया। तो आप अपना एक कोई भी, या तो प्रीवियस जो भी आपने प्री या मेंस का एडमिट कार्ड अगर आपके पास पड़ा हो तो आप वो ले जाइएगा, रोल नंबर के लिए उन्हें चाहिए होता है आयरिस वगैरह, और आपका फ़ोटो बायोमेट्रिक के लिए। अदरवाइज़ आपका जब रिज़ल्ट आया होता है तो उसमें भी आपका रोल नंबर होता है, तो आप रिज़ल्ट वाला आपके पास अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखा हो तो उसको प्रिंट करके ले जाइएगा। आइरिस मैच होने के बाद हम लोग वहाँ बैठे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि उन्होंने हमें मेल में कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अटैच करके दिए थे, हमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने थे। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था, एक तो हमें दिया गया था अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें हमें सारी डिटेल्स वगैरह भर के देनी थी अपनी। अटेस्टेशन फॉर्म की हमें 3 कॉपी करा के तीनों पेन से ही भर के देना था। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग ये सारी हमें मेल में अटैच हो गई थी, तो हम पहले ही प्रिंट करा के सारी चीज़ें लेके गए थे। अगर कोई पर्सन नहीं लेकर आया तो उन्होंने वहाँ पे भी ये सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट रखे हुए थे कि वो वहीं पे भर के दे सकता है। तो एक तो हमें अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाना था, इसकी हमें 3 कॉपी बोली थी, 3 कॉपीज। इसके अलावा हम लोगों को एक स्टैम्प का, एक हमें एफिडेविट था उसके अंदर, स्टैम्प कम एफिडेविट फॉर्म। उस एफिडेविट को हमने नोटरी से स्टैम्प करवा के उनको देना था, उसका हमें 1 कॉपी देना था। इसके अलावा उसमें एक पर्सनल बायोडाटा फॉर्म था, जिसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स डालनी थी। ये कुछ फॉर्म उन्होंने हमें पहले से ही मेल में अटैच करके दिए थे। इसके अलावा उन्होंने हमें एक दिया था रेफरी डिटेल का फॉर्म। एक्चुअली इनका प्रोसेस ऐसा होता है कि डीवी के बाद हमने रेफरी डिटेल में जिन 2 लोगों का नाम लिखा है, ये उन 2 लोगों को मेल भेजेंगे। एंड उस मेल वो की कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें वो लोग हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एंड रेफरी फिर उन्हें दोबारा बैंक को पोस्ट करते हैं। आफ्टर डैट हमारा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो रेफरी डिटेल में आपको 2 लोगों का नाम देना था। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप जिन भी 2 लोगों का नाम दें आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। एंड ध्यान दे और वो इन्हीं लोगों का नाम दें तो जल्दी से जल्दी आपका मेल रिसीव करके रिप्लाई कर सकें। तो आप वहाँ पे प्रॉपर उनका एड्रेस
ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तीनों चीज़ें बिल्कुल सही भरिएगा। ये सारी चीज़ें हमें दी गई थी रेफरी डिटेल वगैरह के लिए। इस फॉर्म के बाद वहाँ पे हम लोगों ने, अगर किसी ने इन फॉर्म्स को कंप्लीट नहीं करा था तो सबसे पहले तो हमें यही कहा गया था कि इन फॉर्म्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड जिन्होंने कंप्लीट कर दिया था उनको दिया गया था एक टर्म्स एंड कंडीशन की 2 कॉपी दी गई थी। इसमें हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी जो जो बैंक की तरफ से हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसमें हमारा पे स्केल वगैरह लिखा गया था। हमें बताया गया था कि अगर हम आगे चल के छोड़ते हैं तो हमें कितना पीरियड का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसमें हमें बताई गई थी। इसके अलावा एक चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन करी थी, दैट इज़ कि अगर वो जब हम ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने हमसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड करी है, एंड दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है ज्वाइनिंग से पहले। अब दे आर सो मैनी पीपल्स जो एक साथ इतना अमाउंट नहीं दे सकते, तो उनके लिए दे हैव गिवन अ ऑप्शन कि आप ज्वाइनिंग से पहले 10,000 रुपीज़ दे दो, एंड बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग हर महीने मंथली हम इसकी ये आपकी 9 इंस्टॉलमेंट्स और ले लेंगे, मतलब आपका 1 लाख अमाउंट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 इयर्स बाद वापस हो जाएगा। अगर आप 3 साल तक बैंक में सर्विस देते हो, आप लीव नहीं करते हो बैंक में, तो बैंक को, तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आप 3 साल से पहले बैंक को लीव कर देते हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, रिज़ाइन देते हो, तो उस केस में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बैंक आपको वापस नहीं करती है। इसके अलावा और भी डिटेल्स उसके अंदर लिखी थी कि सर्विस का क्या रहेगा, एंड उसमें ये चीज़ भी मेंशन था कि अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कोई नहीं कर रखा है, आपको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर कोर्स भी करो। अगर अगर आपने अपने 10th या 12th में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है और आपकी मार्कशीट पे 12th या 10th की मार्कशीट पे कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट मेंशन है, तो वो उसको भी मान लेते हैं एंड वो भी आपकी कंप्यूटर नॉलेज में काउंट हो जाता है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। एंड इन केस आपके पास वो भी नहीं है एंड आपने कोई कोर्स भी नहीं कर रखा, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन था कि ज्वाइन करने के विद इन 6 मंथ में आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा कंप्यूटर नॉलेज का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, एंड बैंक उसका कोई भी एक्सपेंस नहीं उठाएगी। एंड आपका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप ये कोर्स करो वो आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग आवर्स हों, कि उसकी वजह से आपके बैंकिंग के अंदर जो आप काम कर रहे हो, जो टाइमिंग दे रहे हो, उस पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा पोस्टिंग के लिए उसमें कोई डिटेल्स नहीं लिखी थी, उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है एंड आप उसके लिए एग्री हो गए। आप हमें ये नहीं बताया गया कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा किए गए। हमें पहले हमारे मेल के अंदर हमें बोला गया था कि आप 400 रुपीज़ मेडिकल के लिए लेकर जाएं, तो एंड मैंने एचआर को कॉल किया था कि हमें 400 रुपीज़ मतलब मेडिकल हमारा वहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास क्लर्क के लिए आया था मेल, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करा कर आओगे। तो मैंने इसलिए एचआर को यहाँ पे कॉल किया था ये पता करने के लिए, तो एचआर ने बोला था कि मेडिकल जो है वो हम अपनी तरफ से कराएंगे। तो मैं पहले ही खाली पेट गई थी कि मे बी मेडिकल भी हो, बट उस दिन हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ। जब हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स ले लिए तो उन्होंने हमें एक स्लिप दी थी और उस स्लिप में सारे टेस्ट मेंशन थे कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, और उन्होंने बोला था कि जो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स है आप वहाँ से ये सारे टेस्ट करा लो। एंड हमारा सैटरडे को डीवी था, तो उन्होंने बोला था कि आप ट्यूसडे को इवनिंग में आके ये टेस्ट की जो रिपोर्ट है, ट्यूसडे को इवनिंग में
ये सारे टेस्ट की रिपोर्ट ले आएगा और वहाँ पे उनका खुद का एक डॉक्टर होगा जो कि उस टेस्ट को फिर एग्जामिन करेगा कि सारी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक हैं या नहीं। एंड वो जो 400 रुपीज़ है ना, वो हमें उस डॉक्टर को देने थे जो वहाँ पे एग्जामिन करेगा। तो इस तरीके से हमारा मेडिकल रहा। तो हमने मेडिकल सारे टेस्ट अपने आप डॉक्टर लाल पैथ लैब से मैंने नेक्स्ट डे ही करा लिए थे। 24/7 ओपन रहता है, तो मैंने नेक्स्ट डे संडे को जाके सारे टेस्ट करा लिए थे। एंड संडे को इवनिंग में ही रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास सारे टेस्ट की। एंड फिर मेरा बस टेस्ट में तो सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल टेस्ट थे। आपके ब्लड टेस्ट होता है, आपका फास्टिंग भी और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी शुगर के लिए। एंड आपका यूरिन टेस्ट होता है, ईसीजी होता है इसके अंदर आपका, और आपका एक्सरे होता है। ये सारे आपके टेस्ट होते हैं। इसमें एक एचआईवी टेस्ट भी इन्होंने लिखा हुआ था। तो वो सारे नॉर्मल टेस्ट थे। एंड जब टेस्ट की रिपोर्ट आई थी उसके बाद मैं ट्यूसडे को हम लोग वहाँ मेडिकल में लेकर गए थे। मेरा टेस्ट वैसे सारे नॉर्मल थे, बस मेरा जो एचबी है उसमें दिक्कत आया था। तो जो वहाँ पे डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा था एचबी के रिगार्डिंग कि ये पहले से ही कम था। बाकी वो जनरली क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपको कोई पहले प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर वहाँ पे उन्होंने हाइट वेट मेज़र करा एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उस पे मेडिकल रिपोर्ट्स पे साइन कर दिया था। एंड हमारा मेडिकल ख़त्म हो गया। मेडिकल ख़त्म होने के बाद मेडिकल हमारा जैसे ट्यूसडे को हुआ था, तो उसके 3-4 दिन बाद, मतलब जो ट्यूसडे को हुआ एंड सैटरडे को, जो सैटरडे था, सैटरडे को हमारे जो नेबर्स हैं, मैंने जिनका रेफरी डिटेल्स में दिया था, उनके पास सैटरडे को उसी वीक में रेफरी रिपोर्ट आ गई। तो उन्होंने वो रेफरी रिपोर्ट भर के नेक्स्ट डे ही यानी संडे को स्पीड पोस्ट कर दी थी। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि उनके पास आ गई है रेफरी रिपोर्ट्स। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप भर के उन्हें सेंड कर देना, वैसे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो इस वजह से। तो उन्होंने संडे को उससे सेंड कर दिया था। अब हमारा सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें रिसीव हो जाएगा। एंड जैसे भी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बनाने में मुझे लेट इसलिए हो गया था क्योंकि जब क्लर्क का डीवी आया था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। मैं उसके डीवी के लिए गई थी, वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, दैट्स वाई। तो मैं उसके डीवी के लिए गई थी, तो उसी दिन से ज्वाइनिंग हो गई थी वहाँ पे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड ज्वाइन करने की वजह से मैं ब्रांच वगैरह में जा रही थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे वीडियो बनाने का। अदरवाइज़ अब वहाँ से क्योंकि मुझे यहाँ ज्वाइन करना था, तो एनओसी लेने के लिए मैंने वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करा था। अब बस हमें पुलिस वेरिफिकेशन की और ज्वाइनिंग लेटर की वेट है, एंड जल्दी वो भी आ जाएगा। एंड आई विल गिव यू अपडेट्स अबाउट दैट ऑल्सो। सो थैंक यू। आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि इन फ्यूचर आपके भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप मैं ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, एंड ताकि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। एंड अपना स्टडी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like and share this video and subscribe to my channel. Thank you very much.